student, today we are going to start one new chapter, motion in plane, that is chapter number 4. Okay, previously हम पढ़ चुके हैं motion in straight line और वन डायमेंशनल मोशन. उसका मतलब होता है कि अगर हम along एक ही डायमेंशन के along मूव कर रहे हैं तो उसे 1D बोलेंगे. यहाँ पर अगर हम इसके अलॉन्ग चल रहे हैं तो हमारा यही वाला डायमेंशन यानी विड्थ वाला डायमेंशन ही चेंज हो रहा है. और अगर अलॉन्ग जेड एक्सिस वाई एक्सिस चलेंगे तो हमारा कौन सा डायमेंशन चेंज होगा, ये वाला डायमेंशन चेंज होगा. मतलब ओनली एक डायमेंशन चेंज हो रहा है और एक ही डायरेक्शन में हमारा मोशन है, तो हम उसे कह रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन. ओके, अब लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, मोशन इन अ प्लेन. मोशन इन अ प्लेन का मतलब है कि अगर आप सपोज अपनी रूम की फ्लोर पर चलना स्टार्ट किया, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम की फ्लोर पर अगर आप चलते हैं तो आप देखिए आपकी 2 डायमेंशन चेंज हो रही है, लेंथ और विड्थ दोनों ही चेंज हो रही हैं. अगर दोनों चेंज हो रही हैं तो हमारा मोशन कुछ ऐसा होगा ना. अगर मैं इसे एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करूँ, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इसे बोलते हैं एक्स वाई प्लेन. अगर मैं सपोज इसमें ड्रॉ किया जाए इसे, तो मेरे क्या चेंज हो रहे हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं. लेकिन मेरा जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है. अगर जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता तो ये मोशन 3D में हो जाता, 3 डायमेंशनल, और हम पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशनल मोशन. यहाँ से मैं ऊपर नहीं जा सकती, ना ही यहाँ से नीचे जा सकती. फ्लोर पे हम वॉक कर सकते हैं, हम ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, बट इसमें हम ऊपर नहीं जा सकते और नीचे नहीं जा सकते. तो जब 2D डायमेंशनल मोशन होता है उसमें एक्स जब 2 कोऑर्डिनेट्स हमारे चेंज होते हैं तो उसके लिए कुछ हमें रिलेशन निकालने के लिए उनमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, एक स्पेसिफाइड ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर. ओके, इसे बोला जाता है वेक्टर. आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो. देखो, अगर मैंने आपको कहा कि प्लीज़ ब्रिंग मी 4 kilogram sugar from market, then you understand. I give you complete information regarding that 4 kilogram. What I need, mass मैंने आपको बताया कितना, 4 kilogram sugar आपको मेरे लिए लेकर आना है. You went there and जाओगे और लेकर आ जाओगे, ठीक है. लेकिन अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि यहाँ से 4 किलोमीटर अवे मेरा स्कूटी खड़ा हुआ है, आप ले आइए, डन. क्या इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ कंप्लीट. हाँ, कैसे होगी, अगर कंप्लीट है तो कैसे और नहीं है तो कैसे है, सोचिए. 4 किलोमीटर यहाँ से बोला है मैंने कि 4 किलोमीटर अवे मेरा क्या खड़ा हुआ है, स्कूटर खड़ा हुआ है, लेकर आ जाइए. मैंने डिस्टेंस बता दी है, मेरे पास से कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस पर है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस पर है. बट मैंने आपको ये नहीं बताया, ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, आप नहीं पहुँच पाओगे वहाँ तक, आप नहीं ला सकते. क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाना है या 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाना है या इस डायरेक्शन में जाना है. इट मीन्स मैंने आपको डायरेक्शंस नहीं बताए हैं, राइट. इसका आपको चाहिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. यू नीड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. इफ़ आई से कि 4 किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन, आप जाओगे ले आओगे. 4 किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन, तो आप चले जाओगे. फ्रॉम 4 किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन, तो आप चले जाओगे और ले आओगे. इट्स क्वाइट ईजी. लेकिन ऐसे अगर मैं 4 किलोमीटर ही ओनली बोलती हूँ तो आपको जो है ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, आप इससे उसको यहाँ नहीं ला सकती हो. तो व्हाट वी नीड वन ऐसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है. उसकी हमें ज़रूरत है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है. इसी तरह से देखो, यहाँ पर अगर 1 डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन मोशन होता है यानी 1 डायमेंशन होता है, या तो हम इधर जाएंगे या हम इधर जाएंगे. कैलकुलेशन बड़ी आसान थी हमारे लिए. लेकिन इसमें हर पॉइंट पर उसका डायमेंशन बदल रहा है. डायमेंशन कैन बी गिवन बाय द टेंजेंट ड्रॉन एट द कर्व पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, वो उसका डायरेक्शन देगी. तो हर पॉइंट पर एक डायरेक्शन बदल रहा है. तो हमें एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट हो गई ना कि जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करे. तो हम उस क्वांटिटी का नाम है वेक्टर क्वांटिटी. यानी ओवरऑल फिजिक्स को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स. वन इज स्केलर और सेकंड इज वेक्टर.
ठीक है। स्केलर वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है ओनली, और वेक्टर वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। देखो, स्केलर क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ वेक्टर, व्हाई वी डिवाइड फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टू पार्ट्स, स्केलर और वेक्टर। वी नीड डायरेक्शन, तो हमने एक अलग क्वांटिटी बनाई है फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज़ नोन एज वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी हो। एंड एक चीज़ और ऐड करेंगे, वेक्टर एडिशन लॉ, दोज क्वांटिटी दोज फॉलोज वेक्टर एडिशन लॉ। ये पढ़ना है हमें, वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर पढ़ने हैं और वेक्टर एडिशन लॉ भी हमें पढ़ना है। एक बहुत छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वेक्टर एडिशन लॉ। ब्रीफली हम चैप्टर को जैसे आगे लेकर जाएंगे वहाँ पर हमें इसके बारे में पढ़ना होगा, राइट। सपोज मेरे पास 2 किलोग्राम शुगर है और 4 किलोग्राम शुगर है, इन दोनों को अगर एक बॉक्स में डाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम ऐड करने पर कितना आ जाएगा इस बॉक्स में, 6 किलोग्राम, राइट। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि यहाँ पर मैंने 3 न्यूटन फोर्स लगाया है, यहाँ पर मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला टोटल फोर्स 8 न्यूटन है? नो, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लास 9th में पढ़ चुके हो, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका एडिशन निकालने के लिए हमें दूसरा जो है एडिशन लॉ लगाना पड़ेगा, दूसरे लॉज यूज़ करनी पड़ेंगे जिसे हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन लॉ। मतलब ये सिंपल, इसमें तो आपने क्या कर दिया, सिंपल एल्जेब्रिक सम कर दिया। यू कांट डू हेयर सिंपल एल्जेब्रिक सम, उसे नहीं कर सकते हैं हम। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी which is described by magnitude as well as direction and followed vector addition law, those called vectors। वो physical quantities जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर एडिशन लॉ को भी फॉलो करती है, वेक्टर लॉज को भी फॉलो करती हैं, वो कहलाती हैं आपकी वेक्टर। और स्केलर दोज ओनली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के थ्रू हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर कौन सी पढ़ी थी प्रीवियस चैप्टर में हमने, याद है आपको? डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब कैसी हैं, स्केलर। और वेक्टर कौन सी थी हमारे पास, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, और क्या हो सकती है, एक्सेलरेशन और फोर्स, ये सब कैसी हैं आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, राइट। अब द क्वेश्चन इज अराइजेस दैट कि हम कैसे वेक्टर को लिखेंगे, कैसे। सपोज कोई जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैं सिर्फ बोलना नहीं चाहती कि ये वेक्टर है, बट किसी को देखते ही ये बात समझ में आ जाए कि मेरे को पता है ये वेक्टर है, तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एक एरो। तो इसमें पढ़ेंगे वी वेक्टर। वी वेक्टर का मतलब है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। और सपोज ए कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई ए की जगह एक्सेलरेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अगर इसके ऊपर मैंने वेक्टर लगा दिया तो इसका मतलब है ए वेक्टर, ए फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलोड वेक्टर एडिशन लॉ, राइट। इस एरो में इसे बोलते हैं टेल और इसे बोलते हैं हेड, इसे बोलते हैं टेल और इसे बोलते हैं हेड। इस एरो का लेंथ जब कभी भी आप ये ऊपर बना दिया तो ठीक है, वेक्टर पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम इस जो एरो का लेंथ है वही इसके मैग्नीट्यूड को शो करता है। सपोज मेरे पास है 3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक है 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अगर 3 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये एरो 3 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला एरो 5 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये एरो ये शो कर रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कम है और इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ओके। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज
मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर से हमारा मतलब क्या होता है? क्लास 10th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया है ना, और उसमें निकाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। कई बार आपके टीचर्स ने कहा होगा कि अगर कोऑर्डिनेट आपने रिवर्स रख दिए हैं और एरिया अगर नेगेटिव आया है तो आप उसको पॉजिटिव में क्या करोगे? कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी है, सपोज माइनस का ए है मेरे पास नेगेटिव, इसको पॉजिटिव में बदलना है तो 2 पैरेलल लाइंस लगाइए और ये किस में आ जाएगा? 2 पैरेलल लाइंस लगाते ही ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसे क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ ए। किसी भी का मॉड्यूलस लो, इस मॉड्यूलस 2 पैरेलल लाइंस को बोला जाता है मॉड्यूलस लेना। और मॉड्यूलस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। मतलब सपोज मैंने 3 का मॉड्यूलस लिया, मॉड्यूलस ऑफ 3 लिखा, तो व्हाट इज़ दैट मीन? इसका मतलब है कि अंडर रूट और 3 का होल स्क्वायर। क्या आंसर आएगा? 3। अगर मैं -3 का मॉड्यूलस लेती हूँ तो क्या आंसर आएगा? अंडर -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। यानी यही बोला जाता था ना आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि अगर एरिया नेगेटिव आ जाए तो उसको 2 पैरेलल लाइंस के बीच में रख देना, तो देन यू राइट योर आंसर इन पॉजिटिव। तो इसे क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस लेना। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर का मतलब होता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना। सपोज मेरे पास कोई ए वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मॉड्यूलस लिखना है। ए वेक्टर का मॉड्यूलस लिखना है। क्या लिखना है? ए वेक्टर का मॉड्यूलस। देन हाउ कैन आई राइट? 2 पैरेलल लाइंस और उसके बीच में ए वेक्टर रख दीजिए, इसे बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। क्या पढ़ेंगे इसे? मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, राइट। इसे क्या पढ़ा जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। और आपको कहीं ए भी मिल सकता है लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भी यही कह रहे हैं हम, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। एनसीईआरटी में वेक्टर, जैसे मैंने लिखा ना ए वेक्टर, एनसीईआरटी में कई प्लेसेस पे आपको ओनली डार्क ए मिल सकता है। डार्क ए का मतलब क्या है? ऐसा लिखा हुआ, इसका मतलब है ए वेक्टर की बात हो रही है। ए वेक्टर ही लिखा है, वो आपको हाईलाइटेड होगा, वो डार्क बोल्ड होगा, तो उसे बोलेंगे हम ए वेक्टर, ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप ऑफ वेक्टर्स, ओके। फर्स्ट वेक्टर है पोलर वेक्टर। These are those vectors which have a starting point or a point of application and acts along the direction of the motion of body. That is called polar vector. Polar vector क्या होते हैं? ये मेरे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ठीक है, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मोशन के डायरेक्शन में ही चल रहा है, तो ये कैसा है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम पोलर वेक्टर, जिसके पास में क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एप्लीकेशन पॉइंट होता है, उसे हम इसको इस डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, इसे बोलते हैं हम पोलर वेक्टर। सेकेंड वेक्टर होता है हमारे पास एक्सियल वेक्टर। These are those vectors which represents rotational effect and act along the axis of rotation in according to the right hand screw rule. देखो, राइट हैंड स्क्रू रूल मीन्स क्लास 10th में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ये क्लॉक का कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। और ये क्लॉक में कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज, ओके। देखो, हमने वहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बात की थी तो हमने क्या कहा था कि इफ़ वी कर्ल और फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ दिस करंट व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, वहाँ तो करंट की बात की थी। तो अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो थंब का डायरेक्शन क्या था? आउटवर्ड साइड था, यानी कि रोटेशन मोशन हो गया। अगर कोई चीज़ ऐसे रोटेट हो रही है, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, तो जो वेक्टर आएगा वो कहाँ होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। मैंने बोला थंब के डायरेक्शन में, तो ये हमारा क्या है? ये वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, ये वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसी तरह से इसमें कैसा है? क्लॉकवाइज, तो इसमें जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड साइड होगा। ये यही कहना चाहता है। आपने कभी स्क्रू खोला है? स्क्रू ड्राइवर से जब हम स्क्रू को खोलते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, टर्न करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू क्या होता है? बाहर आ जाता है, राइट। तो स्क्रू पे जो रिंग्स बनी हुई होती हैं,
वो तो रोटेशन का डायरेक्शन शो करती है ना, और लेकिन जो स्क्रू का पॉइंट है, जो बाहर वाली साइड आ रहा है, वो क्या बताएगा, वो वेक्टर का डायरेक्शन बता देगा कि कौन सा रोटेशनल में अगर हमें डायरेक्शन देना है तो ये इस तरह से दिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनका सपोज एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। कब मैं ऐसे बोलूँ कि इक्वल है, जब इनका डायरेक्शन सेम हो और इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी ये इनकी इसकी लेंथ, एरो की लेंथ और एरो का डायरेक्शन सेम हो, तो हम कहेंगे कि ए और बी दोनों कैसे हैं, इक्वल वेक्टर हैं। कैसे वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर हैं। सेकंड होता, नेक्स्ट वन होता है अनइक्वल वेक्टर। दोज वेक्टर दोज सेम इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में तो सेम हो बट डायरेक्शन दोनों का अलग अलग हो, यानी एरो की लेंथ तो सेम है बट एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक एरो इस डायरेक्शन में और एक एरो इस डायरेक्शन में, तो इसे बोलते हैं अनइक्वल वेक्टर। नेक्स्ट है हमारा को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब होता है जिसका इनिशियल पॉइंट्स ऑफ वेक्टर्स का सेम हो। सपोज ये ए वेक्टर है, इसका सपोज ये बी वेक्टर है, इसका, इनका सबका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, जहाँ कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो हम इनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल और अनइक्वल हो सकता है बट वो एक पैरेलल होते हैं। देखो ये वाला भी हो सकता है, इसको पैरेलल वेक्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड डिफर हो सकता है लेकिन ये पैरेलल होने चाहिए या एक ही लाइन में अरेंज होने चाहिए, तो हम कहेंगे कोलिनियर। नेक्स्ट होते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर का मतलब है कि ये एक प्लेन है, सपोज ये वाला मेरे पास प्लेन है ना, ये पेपर शीट है, अगर इसमें कई सारे वेक्टर लाकर रख दिए जाएं, सपोज ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ठीक, और ये एक वेक्टर हम ऐसे भी रख सकते हैं, ये एक वेक्टर है, इसी प्लेन पर रख दिए, तो इसको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। These are the few types of the vector and remaining zero vector, null vector and displacement vector, position vector and that is unit vector we will discuss in next video lecture.